अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम कवर करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर के हवाले से मैं आपको यही तजवीज़ करूँगी कि पहले चैप्टर को आप जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें, क्योंकि ज़्यादातर तलबा की यही शिकायत होती है कि जब भी वो तैयारी शुरू करने लगते हैं तो मामूल के मुताबिक वो पहले चैप्टर से ही स्टार्ट लेते हैं और फिर देखते देखते पूरा साल गुजर जाता है और उन्हें सिर्फ पहला चैप्टर याद होता है। तो मैं आपको यही तजवीज़ करूँगी कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द लपेट लें और कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करके अगले वाले चैप्टर्स पर मूव ऑन करें। तो जनाब चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स और मेजरमेंट का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि हर मेजरमेंट का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, कोई ना कोई मिक़दार होती है, और दूसरा ये कि हर मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट होता है जिसमें हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर यूनिट्स के ऊपर ही बात करेंगे, यूनिट से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या है। फ़िज़िक्स बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो कि मैटर, एनर्जी और इन दोनों की रिलेशनशिप के बीच में डील करती है। और इसके अलावा आपके लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि दुनिया में असूलन 3 फंडामेंटल साइंसेस हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, बहुत बड़ी चीज़ें जैसे कि हमारा यूनिवर्स। फिर वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और तीसरा वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, या फिर इसे हम मिडिल साइज चीज़ें भी कह सकते हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं और इसमें हम अपने आप को भी शुमार कर सकते हैं। अच्छा, तो फिज़िकल क्वांटिटी से शुरू लेते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और दूसरा वो जो कि फ़िज़िक्स की लॉज को ओबे करती है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम टाइप्स देखें तो इसको 2 टाइप्स में आगे फर्दर ब्रांच आउट करते हैं। एक तो बेस क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको और डिराइव नहीं कर सकते। और दूसरी होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़, जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट में क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो 2 ही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि जिस भी क्वांटिटी को आपने मेजर करना है उसको किसी स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल के साथ कंपेयर कर लें, उसका किसी स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल के साथ कंपैरिजन कर लें। और दूसरा स्टेप ये होता है कि आपके पास इस कंपैरिजन का जो भी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को आप इनकोड कर दें विद एन अप्रोप्रिएट नंबर एंड यूनिट, उसको एक मिक़दार और एक यूनिट दे दें। अच्छा, जब भी हम बेसिक क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड चूज़ करना होता है, एक स्टैंडर्ड चूज़ करना होता है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। और आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आइडियल स्टैंडर्ड जो है, परफेक्ट स्टैंडर्ड जो है, इट शुड बी बोथ असेसिबल एंड इनवेरिएबल। असेसिबल यानी कि पूरी दुनिया में हर कोई उसको मानता हो, और इनवेरिएबल यानी कि वो चेंज नहीं होता और सेम वही रहेगा। तो जनाब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 1960 से पहले बेसिकली दुनिया में 3 मेजरिंग सिस्टम्स थे। एक तो CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दूसरा FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, और तीसरा MKS सिस्टम, जिसको कि मीटर किलोग्राम सेकंड कहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि दुनिया में 3 डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ हो रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, क्योंकि सब जो है वो एक सेम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो 1960 के बाद एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम आ गया जिसको कि SI सिस्टम या फिर सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। और इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं। 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम उनकी डिटेल भी देखेंगे, यानी कि बेस और डिराइव्ड। और तीसरा आपके पास आता है सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ऐड की जाती है। तो सप्लीमेंट्री में 2 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं, और बेसिकली मसला ये आ रहा था कि ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ ना ही बेस में जा रही थी ना ही डिराइव में जा रही थी, तो हमने इसको सप्लीमेंट्री का नाम दे दिया। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है रेडियन, जिसको कि प्लेन एंगल भी कहते हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये बेसिकली उस सेंट्रल एंगल का मेजर होता है जिसकी आप लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के सेम हो, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इसका सिंबल है RAD। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है स्टेरेडियन, जिसको कि हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। ये बेसिकली स्फेयर के सेंटर से खींचा जाता है। तो आप सपोज़ करें कि आपने एक स्फेयर लिया है, ठीक है, और उसका आपने रेडियस देखा है और उस रेडियस का आपने स्क्वायर ले लिया है। रेडियस का स्क्वायर लेके आपके पास एक क्वांटिटी आ गई है। आप स्फेयर की सरफेस के ऊपर उतनी ही क्वांटिटी जो है वो निकाल लें, और जितनी क्वांटिटी आपसे निकली है उससे आप लेकर तो स्फेयर के सेंटर तक एक एंगल खींच दें। ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को बेसिकली आप स्टेरेडियन कहते हैं या फिर सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसका सिंबल SR होता है। तो जनाब जब हमने सप्लीमेंट्री पढ़ ही लिया है तो अब हम बेसिक यूनिट्स की तरफ आते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज 7 ही होती हैं, जिसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और मोल। इन सब के मैंने आपको यूनिट्स और सिंबल स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप बेशक वीडियो पॉज करके उन्हें नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनके यूनिट्स और सिंबल्स वगैरह दिए हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है और काफ़ी दफ़ा यूज़ होती हैं। और इन्हीं कॉमन क्वांटिटीज़ को आप डिराइव क्वांटिटीज़ में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज़ नहीं है। तो कोई भी क्वांटिटी जो कि बेसिक क्वांटिटी ना हो और जो कि रेडियन या फिर स्टेरेडियन ना हो, उसको हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि हम उसको किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जब भी हम उस साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो डेसिमल के लेफ़्ट पे हमेशा एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस दिए हैं जिसमें कि एटो, फेमटो और फिर आगे मतलब बीटा एक्सा तक, टेरा बीटा एक्सा तक जाता है। इसको आप कोई भी अपने निमोनिक डिवाइस बनाकर याद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ पे। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में, यानी कि एक वैल्यू जो कि जानी गई है हमेशा से और एक वैल्यू जो कि आपने तजुर्बाती तौर पर अभी भी निकाली है, उन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस होता है और वो एरर होता है, या फिर अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। यानी कि आपको कोई ना कोई शक व शुबा है कि हो सकता है कि आपने जो वैल्यू मेजर की है वो गलत हो। तो एरर्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दो टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं। एक तो होता है असाइनेबल एरर, यानी कि सिस्टमैटिक एरर। ये बेसिकली वो एरर्स होते हैं जिनको हम कोई कॉज असाइन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किस वजह से आए, क्योंकि उसकी जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंस आ रहे हैं, बार बार आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं, बार बार डिफरेंट आ रही है, उसमें आप कोई ना कोई ट्रेंड देख रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि हमेशा 0.1 का डिफरेंस आ रहा है या 1 का डिफरेंस आ रहा है, जो भी कोई एक स्पेसिफिक डिफरेंस आ रहा है, पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है। या हो सकता है ये किसी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसके LC की वजह से, उसके लोएस्ट काउंट की वजह से हो रही हो। तो इसको आप फ़ौरन रेमेडी कर सकते हैं, और वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप बहुत केयरफुली मॉनिटर करें अपने मेजरमेंट के प्रोसेस को कि उसमें क्या गलती आ रही है, क्या मसला आ रहा है, और इसको फिर आप सही करके तब्दील करके तो अपना एरर ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ एरर होता है अनअसाइनेबल एरर या फिर रैंडम एरर इसे कह सकते हैं। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसको हम कोई कॉज असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं फॉलो हो रही। एक दफ़ा जो है वो 20 आ रहा है, एक दफ़ा एकदम से 40 की तरफ जंप हो गया, फिर 60 हो गया, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि उसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसको आप इस तरह रेमेडी कर सकते हैं कि आप बेसिकली काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले लें, जितनी ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना बेहतर है, और उसके बाद आप उन सबका एवरेज निकालें और एवरेज को ही आप सही मानें। अच्छा, आप जब हमें ये पता लग गया कि हमारे मेजरमेंट में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो ये हमें फर्दर लीड करता है कि हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लें जिसमें कि हम अपने नंबर्स को, अपनी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनको लिख सकें। तो इस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, जो कि हमें पक्का पता है कि ये तो सही ही है, और उसके बाद जब वो वाली डिजिट्स शुरू होती है ना जिनमें हमें शक है कि ये गलत है, तो उन जो शक वाली डिजिट्स हैं उनमें से पहली डिजिट और बाकी सारी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, इनको मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अच्छा, जब हमारे पास एक नंबर है और अब हमने डिटर्मिन करना है कि इसमें से कौन कौन से फिगर्स जो है या किस हद तक फिगर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो वो डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास चंद रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं बेसिकली। मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला रूल तो बहुत सिंपल है, वो ये है कि कोई भी डिजिट जो कि नॉन ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में आती है। दूसरा रूल ये है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ आते हैं, जिस तरह कि 202 है तो इन दो टूज़ के बीच में एक ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो भी ज़ीरोज़ आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। तीसरा आपके पास ये रूल है कि वो ज़ीरोज़ जो कि डेसिमल की पोजीशन को लोकेट करते हैं, यानी कि आपके पास एक नंबर है जो कि 1 से छोटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 0.1 नंबर है या फिर 0.001 नंबर है, तो जो भी डेसिमल के बाद आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं, चाहे वो डेसिमल के लेफ़्ट पे हों चाहे वो राइट पे हों, लेकिन वो डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को लोकेट कर रहे हैं ना, तो ये सारे डिजिट्स जो हैं ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं लाते। चौथा रूल आपके पास ये है कि डेसिमल पॉइंट के राइट पे जो भी ज़ीरोज़ होते हैं, जिस तरह कि अगर हम 4.00 कहते हैं या फिर अगर हम 52.0 कहते हैं, तो ये राइट पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं इनको भी हम सिग्निफिकेंट ही मानते हैं। और लास्ट रूल आपके पास ये है कि वो ज़ीरोज़ जो कि और पूरे नंबर को लोकेट कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 4000, तो अब ये बेसिकली 4000.00 होगा ना, या अगर आपके पास नंबर है 120 तो ये 120.00 होगा। तो ये जो नंबर, ये जो ज़ीरोज़ हैं 4000 में जो 3 ज़ीरोज़ हैं, 120 में जो एक ज़ीरो है जो कि डेसिमल पॉइंट के शुरू को लोकेट कर रहे हैं, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो जनाब, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ थोड़ा बहुत अलजेब्रा भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा रूल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें यहाँ पर 2.22
मल्टीप्लाई बाय 3.333 हो रहा है डिवाइडेड बाय 4.444। तो आपने करना ये है कि आपने देखना है कि जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो भी नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर कौन सा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 2.22 उसके सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फिर आपने ये करना होता है कि जो भी आपका आंसर आया है, जो भी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट आया है, उसको आपने चाहे वो जितना भी बड़ा हो उसको आपने उतना ही रखना है या उससे ही कम रखना है जितने के आपके पास सबसे छोटा नंबर था, जो कि वो नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे उनमें से। अच्छा, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इसका भी एक सिंपल सा रूल है कि आपके पास जो भी नंबर्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने उनकी तरफ जाना है और आपने देखना है कि किस नंबर की सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। जिस तरह कि यहाँ पर 12.24 की सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 0.24 सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके पास जितने भी नंबर्स थे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है, उसके बाद जो आपके पास आंसर आया है वो उसकी जितनी मर्जी डेसिमल प्लेसेस हैं, चाहे 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी हैं, आपने उसके आंसर में उतनी ही डेसिमल प्लेसेस लिखनी है जितनी के सबसे छोटे वाले नंबर की थी, सबसे छोटे वाले डेसिमल प्लेसेस की थी, जो कि इस केस में 12.24 की थी, सिर्फ 2 थी। तो आंसर की भी आपको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखनी है। अच्छा, तो इस चैप्टर में ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपको डाटा को राउंड ऑफ करना आना चाहिए, और इसमें तलबा ज़्यादातर काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल से रूल हैं जिनको कि आपने फॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये है कि जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो आप जो पिछले वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर दें। जिस तरह कि अगर आपके पास 2.26 है तो आपने इसमें लास्ट जो वैल्यू है 6, इसको आपने ड्रॉप करना है, और आप देख सकते हैं कि 5 से बड़ी है। तो जब आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो 2.2 जो है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और 2.3 बन जाएगा। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि अगर जो नंबर आपने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो आपका जो नंबर है वो सेम रहेगा ड्रॉप होने के बाद। जिस तरह अगर आपके पास 2.24 है, यहाँ पर जो 4 है उसने ड्रॉप होना है, ठीक है, और 4 5 से छोटा है, तो 2.2 जो है वो 2.2 ही रहेगा, वो बढ़ना पड़ेगा ना कम होगा, सेम वही रहेगा। तो ये दोनों रूल्स तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंपल से हैं। जो तीसरा रूल है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो सिंपली ये है कि अगर जो नंबर ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 2.25 हो या फिर आपके पास 2.35 हो और आपने एंड से 5 ड्रॉप करना हो, तो आपने ये देखना है कि जिस नंबर ये जो 5 जो आप ड्रॉप कर रहे हैं उससे पिछला जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। यानी कि 2.2 में 0.2 था, 2 जो कि एक इवन नंबर था, और 2.3 में 0.3 था जो कि एक ऑड नंबर था। तो अगर उससे पीछे एक इवन नंबर है तो आप उसको सेम रहने देंगे, यानी कि 2.25 में जब आप 5 ड्रॉप करेंगे तो ये 2.2 ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें आपके पास ऑड नंबर था 5 से पहले, जैसे कि 2.35 के केस में था, तो जब आप 5 को ड्रॉप करेंगे तो क्योंकि वो ऑड नंबर था तो आप उसको उसमें एक ऐड करके उसको इवन बना देंगे, यानी कि 2.35 में से जब आप ये 5 ड्रॉप करेंगे तो वो 2.4 बन जाएगा। ये सिंपल सा रूल है, और आपको ये भी जहन में रखना है कि 0 भी एक इवन नंबर होता है, यानी कि अगर आपके पास 2.05 हो और आपने इस 5 को ड्रॉप करना है तो आपने ये चीज़ जान लेनी है कि 0 इज़ ऑलरेडी एन इवन नंबर, तो हमें 0 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 2.0 ही रहेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। तो प्रिसीजन किसी मेजरमेंट की बेसिकली इस तरह डिटर्मिन होती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस डिवाइस से हमने वो मेजरमेंट ली है उसका लीस्ट काउंट कितना है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उस मेजरमेंट का, आप कहेंगे कि आपकी मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज है। और एक्यूरेसी बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो आपने मेजरमेंट की है उसकी परसेंटेज या फिर उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी कितनी है। और जितना कम आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी या जितना कम आपका परसेंटेज एरर होगा, आप कहेंगे कि उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आपकी मेजरमेंट है। और एक और चीज़ जो कि आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, वो जो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ की है उसके एक लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। बस ये वैसे एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो फाइनल रिज़ल्ट आया है ना मेजरमेंट का, उसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी जो है उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं या उसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी चंद रूल्स हैं बड़े सिंपल से, और बेसिकली ये है कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि आपने कोई ना कोई एडिशन या कोई ना कोई सब्ट्रैक्शन की और उसके फाइनल रिज़ल्ट में से आपने टोटल अनसर्टेनिटी का जायज़ा लेना है, तो ये आप इस तरह करते हैं कि आप जो 2 नंबर्स थे जिनको आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या जितने भी नंबर थे उन सब के साथ जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ दी हैं उनको आप ऐड कर दें और आप कह दें ये टोटल अनसर्टेनिटी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में आपको जो भी फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर्स दे दिए गए हैं उनको आपने ऐड करके कह देना है कि ये टोटल अनसर्टेनिटी है एंड पे।
अच्छा, फिर आपके पास एक चीज़ होती है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर उस सूरत में होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो इक्वेशन है वो है a इक्वल्स टू बी रेज़ टू द पावर c, और आपने जो है इसके फाइनल आंसर में या फाइनल रिजल्ट में आपको टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो वो आप इस तरह करते हैं कि आप वो नंबर लेते हैं जिसके ऊपर आपने रेज़ टू द पावर किया हुआ है, यानी कि जिस जो यहाँ पे b है, और आप देखते हैं कि उसका परसेंटेज एरर क्या दिया हुआ है। उस परसेंटेज एरर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से, जो कि इस केस में c है। तो आप करेंगे परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय c और आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी निकल आएगी फाइनल रिजल्ट की। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टाइम मेजरमेंट का केस है और टाइम के आपने काफ़ी दफ़ा जो है वो टाइम को मेजर किया है पेंडुलम से या जिस तरीके से जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया है, और आपके पास जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें आपके पास एक आपने उनकी टोटल अनसर्टेनिटी देखनी है फाइनल रिजल्ट में। तो ये आप ऐसा करते हैं कि जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट थी जिससे कि आपने टाइम मेजर किया, आप उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखते हैं और आप लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से, और इससे जो भी आपको आंसर मिलता है वो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट की। ठीक है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो आप जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस लें, जितनी ज़्यादा दफ़ा उस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका रिजल्ट होता है। अच्छा, और लास्टली इस चैप्टर में जिस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो डायमेंशन बेसिकली ये होता है कि आप एक स्पेशल सिंबल ले लेते हैं बेस क्वांटिटी का और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लेंथ करेंगे तो लेंथ का आगे जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल M लिख देंगे, तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। इस तरह आप डायमेंशन लिखते हैं, और डायमेंशंस के दो यूजेस होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इससे आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं इजीली, और दूसरा ये होता है कि आप एक कोई भी आपके पास इक्वेशन हो उसकी इक्वल टू की दोनों साइड्स पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब आप उनको उनकी डायमेंशंस लिखेंगे तो क्योंकि इक्वल थी ये दोनों चीज़ें, तो एंड पे डायमेंशन आपकी सेम आनी चाहिए। तो बेसिकली आप एक फिजिकल इक्वेशन या एक फिजिकल फार्मूला की होमोजेनिटी या फिर उसकी आप उसको प्रूव कर रहे होते हैं कि जी ये इक्वल है क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे जब हमने डायमेंशन निकाली तो वो सेम आई। तो जनाब फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपने कुछ सीखा होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सवालात हैं या आपके पास कोई भी तजवीज़ है तो वो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। इंशाल्लाह आपसे अगली बार मुलाकात होती है।